महाराज जी, सनातन को आधार में रखकर भारत को विश्व गुरु कहा गया है। अब दुनिया भर में इतनी उथल-पुथल है, कभी कहीं भी युद्ध शुरू हो रहा है और वो अंतहीन बन रहा है युद्ध। क्या इसका कोई व्यावहारिक समाधान है? क्यों नहीं? समस्याएँ तो व्यवहार की ही हैं, तो समाधान भी व्यवहारिक ही होगा। जब हम विश्वगुरु थे, तब हमारी सोच अलग थी। तब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते थे। विश्व बंधुत्व की भावना, है ना? सारा विश्व हमारा एक परिवार है। अब इस समय राष्ट्रवाद का ज़माना आ गया है। राष्ट्रवाद है और राष्ट्र ही सब कुछ है। तो एक क्षेत्र विशेष में ही हमने पूरा अपना जोर लगा दिया है। बाकी के बारे में हमने एक तरह से छूट दे रखी है कि वहाँ कुछ हो, हम जब प्रभावित होंगे तो देखेंगे, अन्यथा हमें उससे मतलब नहीं है। तो आपको विश्वगुरु होने के लिए पूरे विश्व पे नज़र तो रखनी पड़ेगी, पूरे विश्व को अपना मानना तो पड़ेगा। जब हम पूरे विश्व को अपना मानेंगे, तब जहाँ जो कुछ हो रहा है उसका एहसास, अनुभव हमको होगा। अगर हम पूरे शरीर को अपना मानेंगे ही नहीं, तो पैर की पीड़ा से हम क्यों चिंतित होंगे? हाथ की पीड़ा से हम क्यों चिंतित होंगे? इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि हम पूरे विश्व को एक इकाई मानें और उसका नियंता अपने आप को समझें कि ये पूरा विश्व है और इस विश्व को सुखी रखना और इसी सुखी विश्व के अंदर स्वयं सुखी होना, ये हमारे जीवन की पद्धति होगी। मैं केवल अपने लिए सुख नहीं जुटाऊँगा, बल्कि जैसे अभी हो रहा है कि अपने कमरे में हमने एयर कंडीशन लगा लिए, कमरे के बाहर दूसरा कमरा है, उसमें हमारा भाई बैठा है, उसकी चिंता हम नहीं कर रहे। होना ये चाहिए कि सेंट्रल एसी लगाएँ हैं, कि हमारा पूरा परिसर एक वातावरण में रह जाए। तो अगर ये बुद्धि नहीं होगी, तो फिर पूरे विश्व के बारे में हम क्यों सोचेंगे, और जब सोचेंगे ही नहीं तो होगा क्या? पहले ये व्यवस्था थी कि हम व्यावहारिक रूप से भले एक क्षेत्र विशेष में अपना काम करें, लेकिन हम जब जो भी करते थे, उसका कोई विपरीत प्रभाव किसी भी दूसरे स्थान पर ना जाए, इसका ध्यान रखते हुए करते। उसको पुनः एक सुखी विश्व के लिए जन-जन के जीवन में अपनाए जाने की आवश्यकता है। महाराज जी, उसी राष्ट्रवाद की बात करने वाले, जैसे अभी सरसंघ चालक ने कहा कि भारत विश्व गुरु अब बनेगा ही अवश्य, कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सोच भी राष्ट्रवाद की वीथियों से ही निकल रही है। बात ये है कि भारत विश्वगुरु बनेगा। जैसे ही भारत ये घोषणा करेगा कि अब मैं विश्वगुरु होऊँगा, वैसे भारत से अतिरिक्त जितने राष्ट्र हैं, सब भारत के दुश्मन बन जाएँगे। भई तुम क्यों बनोगे? हम में क्या खराबी है? पहले क्या था कि भारत विश्वगुरु बनेगा मतलब एक भारत की सोच है। उस सोच वाला जहाँ भी होगा, वही गुरु होगा। तो कोई टकराहट नहीं थी। हुँ। तो दोनों में अंतर है। जब हम एक परिधि से बंध जाते हैं, तो फिर बाकी सब पराया हो जाता है। अपनी खुशी की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, सारे जमी के गुलशन अपने ही हो गए तब। क्या बात! जब हम किसी बगीचे में जाते हैं और एक फूल को तोड़ लेते हैं, तो वो फूल हमारा हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी फूल को ना तोड़ें, तो सारे फूल तो हमारे ही हैं। तो उसी तरह से जब हम किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं कि ये मेरा, जैसे ही ये क्रिया हम करते हैं, वैसे ही बाकी सब पराये हो जाते हैं। जैसे ही किसी गृहस्थ ने कहा ये मेरा बेटा, इसका मतलब हुँ, बाकी सब बेटे नहीं। और जिसने किसी को अपना बेटा नहीं कहा, सब तो उसी के बेटे हैं। हुँ। तो इसलिए किसी भूभाग से बंध करके राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ये है कि पूरा विश्व एक राष्ट्र है, इसमें रहने वाले सबका हित चिंतन करना, ये एक भावना है। ऐसा जो व्यक्ति है वो राष्ट्रवादी व्यक्ति है कि मैं किसी को दुःख नहीं देता हूँ, सबको सुखी करके मैं भी उसी सुख में सुखी हो जाता हूँ। अगर ये बात बढ़ाई जाए, तो टकराहट के बिना पूरा वातावरण बदल सकता है। बहुत ही सुंदर बात आपने महाराज श्री और बहुत ही संयमित शब्दों में कही है। यहाँ एक मेरा आप इसे कह सकते हैं अपनी उत्सुकता ये है कि उसी राष्ट्र में अगर आप सभी लोगों को लेकर के हम चल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी देखा गया है कि हर प्रकार की सुविधाएँ हों, प्रेम हो, वो एकात्म भाव हो, उसके बावजूद कुछ लोग हमेशा
खुद को एक बिल्कुल अलग परिभाषा में रख करके चलना चाहते हैं। जब बात समग्रता की आती है तब वो खुद को लाइन से निकाल देते हैं। आपने तो महाराज जी देखा होगा, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने में गुरेज़ है, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाने में गुरेज़ है। वहाँ पर महाराज जी राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है, उसका क्या किया जाए, जो आप बता रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। वंदे मातरम तो छोड़ दीजिए। अगर हम आपको आपके पिता का नाम भी आपसे कहलवाना चाहें कि अपने पिता का नाम बोलो, लेकिन उस प्रश्न में हम एक ऐसी भावना जोड़ दें जिससे आपका अपमान जुड़ा हुआ हो, माने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दें कि तेरे को अपने पिता का नाम बोलना ही पड़ेगा, बोल। तब आपको फिर अपने पिता का नाम बोलने में भी संकोच महसूस होने लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही बोलेंगे वैसे आप पराजित माने जाएंगे और जो बुलवा रहा है वो विजेता माना जाएगा कि देखो, वो जैसे ही आप बोलेंगे वैसे सब की ओर देख करके मुस्कुराएगा, देखा मैंने बुलवा दिया। तो ये जहाँ विजय पराजय की बात आ जाती है वहाँ ये होता है, अन्यथा किसी को कुछ भी बोलने में क्या ऐतराज है? क्या माँ का दर्जा जिनके बारे में चर्चा हो रही है उनके यहाँ कम है? मोहम्मद ने खुद कहा कि 3 पूजनीय हैं, उसके बाद चौथा है। अब बताया कि आप उनका नाम बताइए, कौन 3 लोग पूजनीय हैं? उन्होंने कहा माँ। कहा ठीक है, 1 नंबर पे माँ आ गई, दूसरे नंबर पे कहा माँ, तीसरे नंबर पे कहा माँ, फिर कहा चौथे नंबर पे, तब दूसरे का पिता का नाम दिया। तो 3 नंबर तो माँ के लिए आरक्षित हैं। तो जिनके यहाँ 3 नंबर माँ के लिए आरक्षित हैं, वो वंदे मातरम कहने में क्यों संकोच का अनुभव करेगा? लेकिन वो वंदे मातरम कहलाने वाला अगर तेरे मुँह से वंदे मातरम निकाल देना ही मेरी जीत है, इस रूप में प्रस्तुत करेगा, तो किसी को भी दिक्कत होगी। ये जय पराजय का विषय नहीं है कि कोई किसी की प्रशंसा में 2 शब्द बोले। ये भावना का विषय है। उस रूप में अवसर दिया जाए तो सब बोलेंगे। यहाँ जय पराजय के रूप में बोलने के लिए कहा जा रहा है। महाराज जी आपको 2 अगर रहना है यहाँ तो ये बोलना होगा। इस तरह की शर्त लगा दी जा रही है, तो बोलने वाले को संकोच का अनुभव हो रहा है। महाराज श्री, आपने गौमांस, गौहत्या के विरोध में जीवन पर्यंत आंदोलन किया है। अभी भी आप इसे लेकर के मुखर हैं। करपात्री जी महाराज की सेवा में आप रहे, जो इसे लेकर के मुझे लगता है सर्वोच्च संस्था है, जब बात आती है इस विषय में मुखर होने की। अ, इस वक़्त जो किया जाना चाहिए था इस दिशा में, कितना प्रतिशत किया गया है और क्यों नहीं किया गया? देखिए, किया तो बहुत कुछ जाना चाहिए था। संविधान के निर्माण के समय में ही जो संविधान निर्माण समिति की बैठकें हुई हैं, उसको हमने कुछ कार्यवाही को पढ़ा। वहाँ तो साफ ही कहा जा रहा था कि गौ हत्या देश में बंद होनी चाहिए। जब मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं और ये हिंदू देश बच गया है, यहाँ ये गौ हत्या बंद कर देनी चाहिए। कुछ मुसलमान सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि आप पूरी तरह से बैन लगा दीजिए इस पर, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने ये नहीं किया। साफ साफ ऑफर आने पर भी, प्रस्ताव आने पर भी उन्होंने धारा 48 में केवल इतना लिखा कि भारत संघ गौ और गौवंश के संवर्धन के लिए काम करेगा और इनकी हत्या को रोकने का प्रयास करेगा। प्रयास करने की क्या जरूरत थी, जब वो साफ ही पहले ही कह रहे थे, उसी समय रोक देते। लेकिन प्रयास करेगा ये कहा। अच्छा, मान लीजिए संविधान ने कहा प्रयास करेगा, तो वो प्रयास शुरू हो जाना चाहिए था आज़ादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से। आखिर संविधान लागू हो रहा था, उसी संविधान ने कहा था कि प्रयास करेगा कि ये हत्या ना हो इनकी। अब 78 साल बीत गए, संविधान की दुहाई देश में दी जा रही है कि हम तो संविधान, हम तो संविधान। कुछ पार्टी के नेता हैं, वो संविधान की प्रति हाथ में लेके ऐसे ऐसे दिखाते हैं, संविधान संविधान संविधान। कुछ लोग हैं, वो संविधान हाथ में लेकर के तो दिखाते नहीं हैं, लेकिन संविधान के एक निर्माता का नाम लेते हैं और उनके सामने जा कर के आरती और दिया और अगरबत्ती जला के साष्टांग प्रणाम करते हैं।
कि इन्होंने संविधान बना दिया। ठीक है, संविधान ही तो बनाया, तो संविधान के निर्माता का महात्म्य तब है जब संविधान का महात्म्य है। तो वो जो हाथ में लेके दिखाते हैं, वो भी धारा 48 नहीं पढ़ रहे हैं। वो जो संविधान निर्माता के नाते साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, वो भी धारा 48 नहीं पढ़ रहे हैं और उसके अनुरूप का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है? और जब संविधान के अनुरूप कार्य हो ही नहीं रहा है, तो संविधान के पहले के जो ग्रंथ थे जिनसे हमारा देश चलता था, स्मृति आदि, हमारा सनातन धर्म के धर्मशास्त्र, उनके अनुसार क्या चलेंगे? तो ऐसी परिस्थिति में गायों के लिए जो कुछ होना चाहिए था, वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। अब बीफ निर्यात में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रक्रिया में भारत पहुंच गया है। जो उसके लिए सबसे बड़ा कलंक था, आज वही उसके सिर का मुकुट बन रहा है कि हम इस मामले में सबसे आगे हैं। विश्वगुरु किस चीज में, लीडर किस चीज में, वर्ल्ड लीडर, क्या बीफ के एक्सपोर्ट में? तो अब बीफ के एक्सपोर्ट में आप वर्ल्ड लीडर बन करके विश्वगुरु कहे जाएंगे? बहुत विपरीत परिस्थिति हो गई है। जो व्यक्ति अपने आप को सनातन धर्म का कहता है, उसी के प्रदेश में, उसी के द्वारा नेतृत्व जिस प्रदेश को दिया जा रहा है, उसी प्रदेश में गायों की संख्या बड़ी तेजी से घट रही है। सच्चाई तो ये है, बंगाल और केरल जैसे प्रदेश, जिनके बारे में मीडिया द्वारा फैलाई गई धारणा है कि ये यहाँ गाय की हत्या ज़्यादा होती है, उन प्रदेशों में जब पशुगणना होती है तो गायें बड़ी तेजी से बढ़ी हुई है। और महाराज आज जी, उत्तर प्रदेश में 5% गाय घट गई है और बंगाल में 15% बढ़ गई है। ये हो रहा है। और महाराज जी उसी केरल में जानबूझकर बीफ फेस्टिवल केरल किए में जाते हैं। गायों की संख्या बढ़ी हुई है, वहाँ घटी नहीं है, उत्तर प्रदेश में घटी है। उत्तर प्रदेश की गाय गायब हो रही है। वो बद हैं, ये बद हैं और वो बदनाम है। कहावत है कि बद अच्छा बदनाम बुरा। ये गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन इनकी बदनामी नहीं है। और वो उतनी गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं लेकिन उतनी नहीं कर रहे हैं, तभी तो उनके यहाँ गाय बढ़ रही है। तो ये जो परिस्थिति आ रही है, जिनसे हमको आशा नहीं है, वो फिर भी गायों को संरक्षण देते दिखाई दे रहे हैं आंकड़ों में, और जिनसे आशा है, जिनसे अपेक्षा है, उनके यहाँ गायों की रक्षा नहीं हो पा रही। और महाराज जी वहाँ वो जो लोग बीफ फेस्टिवल की बात करते हैं, ठीक है, बीफ और फेस्टिवल कर रहे हैं ना, हाँ, कुछ लोग कर रहे हैं, इक्का दुक्का घटना होती है। यहाँ तो बीफ फेस्टिवल नहीं हो रहा है यूपी में, फिर गायें क्यों गायब हो रही हैं, कहाँ जा रही हैं? तो बीफ फेस्टिवल उन्होंने मना दिया, उसके लिए आप कवर कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं। ठीक है, आलोचना की जानी चाहिए, गलत है, पूरी तरह से गलत है। लेकिन गाय तो गायब नहीं हो रही है वहाँ तो बढ़ रही है। जहाँ गायब हो रही है उनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फेस्टिवल नहीं होने देते। अंदर खाओ, अब तो खुल करके कह दिया कि घर में खाओ, हम मना थोड़े करते हैं। ये जो आपकी नीति है कि हम मना थोड़े करते हैं, घर में खाओ और गायब करो गायों को, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो ठीक नीति नहीं है।